हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जैसा कि हमने डाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो डाइजेशन में हमने यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया था, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया था। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था टीथ टीथ पढ़ लिया था और सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया था। यानी कि हमारे मुंह में जितना भी भोजन का पाचन होता है उसके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी और जानकारी भी उससे ले ली थी, किस किस चीज़ का हमारे मुख में डाइजेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन वहाँ पे हुआ था, आप देखेंगे स्टार्च का, सिर्फ सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन वहाँ पे हुआ था। तो आज हम इसके आगे की बात करेंगे कि फिर जो स्टार्च का डाइजेशन हुआ है और जो डाइजेशन जिस चीज़ का नहीं हुआ है उसका डाइजेशन कहाँ पे होगा। वो भोजन जो हमने खाया था, इस मुंह में सिर्फ कुछ ही बचा, उसके कुछ ही तत्वों का पाचन हुआ है। अब हम देखेंगे कि उसके आगे का जो उसकी प्रक्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण होती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि डायग्राम बनवा के बताया था, उसमें सबसे पहले जैसे हमने देखा था भोजन कहाँ पे जाता है, मुख गुहा में, ठीक। फिर उसके बाद जाता है आपका ग्रसनी में, फिर ग्रास नली में, ठीक है। फिर उसके बाद अमाशय, ठीक। अमाशय से फिर छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, ठीक। फिर गुदा द्वार द्वारा होकर के ये जो भी बचा हुआ भोजन होता है वो बाहर जाता है। तो जैसे देखे मुख गुहा में यानी कि बक्कल कैविटी, उसके बाद फायरिंग्स, ग्रास नल यानी आइसोफेगस, अमाशय यानी कि स्टोमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है एनस। तो यहाँ तक हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। अब आपको पढ़ना है कि भोजन कहाँ पहुँचेगा, ग्रसनी में पहुँचेगा। अभी हमने बताया था आपको कि भोजन का ग्रसनी में कोई भी पाचन नहीं होता है। भोजन का ग्रसनी में कुछ भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि ग्रसनी में कोई भी एंजाइम, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता, ठीक। फिर यहाँ से आपको देखना है कि भोजन कहाँ जाएगा, आपका ग्रास नली में। ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ये अक्सर पूछा जाता है आपसे कि ग्रास नली में बताइए किस चीज़ का पाचन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रास नली में किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स का और ना ही विटामिन का, ना ही वसा का, किसी भी चीज़ का पाचन नहीं होता है, बशर्ते भोजन इसी द्वार होकर के क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रास नली से होकर के भोजन हमारा पहुंचता है अमाशय में। भोजन कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। तो अब हमें पढ़ना है डाइजेशन जो कि हमारे अमाशय यानी कि स्टोमक में होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं अमाशय यानी कि स्टोमक, ठीक है। स्टोमक, अब इसमें हम देखेंगे स्टोमक जो यानी कि हमारा अमाशय होता है उसमें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। उसमें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कह सकते हैं जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन्हीं जठर ग्रंथियों से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं उन्हीं से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और वो रिलीज कहाँ से होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होते हैं। तो जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टमक में यानी कि अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद हम देखें जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इनसे क्या रिलीज होता है। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे पेप्सिनोजेन। क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजेन।
ठीक। दूसरा प्रोरेनिन, तीसरा HCl, चौथा म्यूकस यानी श्लेष्मा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक बार, तो आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। मैंने बताया भी था आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जो नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप अगर आप एक बार नोट से पढ़ेंगे आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए कि हमें पढ़ाया कि स्टोमक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसमें से कुछ ऐसे यानी कि लिक्विड पदार्थ रिलीज होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम का नाम दिया जाता है, जो पहला होता है उसे हम कह सकते हैं पेप्सिनोजेन, और दूसरा क्या होता है प्रोरेनिन, तीसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कह सकते हैं, और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन है, अभी यहाँ पर ये क्या होते हैं, जब इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं तो ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये एक्टिव नहीं होते हैं। कौन, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये पेप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज होते हैं और प्रोरेनिन एंजाइम रिलीज होते हैं, ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब कहेंगे हम कि जब ये इनएक्टिव फॉर्म में हैं तो ये भोजन का पाचन किस प्रकार से करेंगे। इन्हें कुछ ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जो इन्हें क्या एक्टिव कर सके, इन्हें सक्रिय कर सके, ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्हें जो एक्टिव करने का कार्य करता है वो करता है हमारा HCl, यानी कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन जो होते हैं HCl की उपस्थिति में ये किस में बदलते हैं, पेप्सिन एंजाइम में। किसमें बदलेंगे, पेप्सिन एंजाइम में। और जो प्रोरेनिन होता है ये बदलता है रेनिन एंजाइम में, क्योंकि जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम है ये एक्टिव होते हैं सिर्फ HCl, और कह सकते हैं आप HCl जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक घातक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जो हमारे रेनिन और पेप्सिन एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ अम्लीय माध्यम में ही एक्टिव होते हैं, अम्लीय माध्यम में ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि पेप्सिनोजेन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, किसके माध्यम से एक्टिव होता है, HCl के माध्यम से। किसमें एक्टिव होगा, पेप्सिन एंजाइम में। और प्रोरेनिन होता है वो किसमें एक्टिव होगा, रेनिन एंजाइम में। ठीक, तो अब देखते हैं इनका सबका कार्य क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम का और रेनिन एंजाइम का, HCl का, म्यूकस यानी श्लेष्मा का क्या क्या कार्य है, हम एक एक का देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम कि जो हमारा पहला एंजाइम था पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम था। अब हम देखेंगे कि पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम आप देखेंगे यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम और ये किसकी उपस्थिति में एक्टिव होता है, तो आप कहेंगे HCl, यानी कि अम्लीय माध्यम में ही क्या होता है, ये एक्टिव होता है। और पेप्सिन जो एंजाइम होता है कह सकते हैं पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है किस पे, प्रोटीन पे। किस पे कार्य करता है, प्रोटीन पे। और प्रोटीन पे कार्य करता है और इसको बदलता है किसमें, पेप्टोन्स में। प्रोटीन पर ये कार्य करके बदलता है इसे पेप्टोन्स में। इस तरह से आप लिखिए, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, और ये पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, पेप्टोन्स। ठीक है, और फिर यही पेप्टोन्स में फिर पेप्सिन का ही पाचन होगा, और इसमें किसमें बदलेंगे, प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स। ठीक है,
तो अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे अमाशय से। किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। ये हमारे हो गया किसका कार्य, पेप्सिन एंजाइम का कार्य। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एंजाइम में, जो हमारा दूसरा एंजाइम था यानी कि रेनिन। अब देखिए रेनिन एंजाइम जो होता है ये किस पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये कार्य करता है, जो हम लोग दूध या मक्खन खाते हैं तो उसमें एक प्रोटीन होती है कैसीन। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम नाम उसका दिया जाता है कैसीन। तो जो रेनिन एंजाइम होता है इसी कैसीन पे कार्य करता है। ठीक है, इसी कार्य कैसीन पर कार्य करता है। और ये कैसीन क्या है, एक प्रोटीन है, तो इसे भी किस में बदलेगा, इसे छोटे छोटे अणुओं में यानी कैसीन को क्या करता है, विखंडित करने लगता है, यानी कि इसे डाइजेस्ट करता है और इसके भी छोटे छोटे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स के अणुओं में बदल देता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। किस पर कार्य करता है, दूध की प्रोटीन जो होती है यानी कह सकते हैं हम कैसीन प्रोटीन पर ये कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, जो तीसरे नंबर पे हमारा आता है HCl। ठीक, HCl जो आता है उस पे कार्य करता है। अब देखते हैं कि HCl का क्या कार्य होता है। ठीक है, HCl का, ठीक है, हमने पढ़ लिया प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, उसका पाचन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे रेनिन के द्वारा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि HCl का क्या कार्य होता है। ठीक, तो सबसे पहला कार्य जो हम देखेंगे HCl का, कि जो हमारा अमाशय होता है उसमें ये जो HCl होता है ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हमारे अमाशय के माध्यम को ये क्या करता है, अम्लीय बनाता है, एसिडिक बनाता है। हमारे अमाशय के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, जिसकी वजह से अम्लीय माध्यम में ही जो हमारे स्टोमक यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं अम्लीय माध्यम को। सबसे पहला कार्य इसका ये होता है। और दूसरा कार्य इसका ये होता है कि ये बैक्टीरियोफेजेस का कार्य करता है। यानी बैक्टीरियोफेजेस का मतलब ये है कि जो भी हम भोजन के साथ बैक्टीरिया या छोटे छोटे जीवाणु हमारे भोजन के साथ जाते हैं तो उनका भक्षण करता है, कह सकते हैं कि उनको नष्ट करता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेजेस का कार्य करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस का कार्य करता है। बैक्टीरियोफेजेस क्या है, सीधी सी भाषा में आप कहेंगे कि जो भी हमारे भोजन के साथ यानी कि कह सकते हैं जीवाणु जाते हैं उनको क्या करता है, नष्ट करता है, यानी कि नष्ट कर देता है, ताकि हमारे अमाशय को क्या कर सकें, इफेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो ये होता है हमारे HCl का कार्य। और ये क्या होता है, अब इसके बाद आता है HCl के बाद आता है हमारा क्या, म्यूकस। म्यूकस, ठीक, म्यूकस आता है। अब जैसे मान लीजिए म्यूकस, जैसे इसको कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा का कार्य क्या होता है कि अभी हमने बताया कि जो HCl होता है ये बहुत क्या होता है, घातक ही अम्ल होता है। तो जो ये HCl से श्लेष्मा जो होती है हमारे अमाशय की जो आंतरिक यानी इंटरनल लेयर होती है उसको बचाता है, यानी सेफ्टी का कार्य करता है। किससे, HCl से। कौन बचाता है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। ठीक, तो यहां पर देखेंगे आप कि सिर्फ स्टमक में हमारा पाचन हुआ था किसका, प्रोटीन का। स्टमक के बाद हमारा भोजन जो होता है ये अधपचा भोजन जो होता है इसे कहा जाता है काइम। अधपचा भोजन जो होता है इसे कहा जाता है काइम। और ये अधपचा भोजन, अब आपको हमने जो डायग्राम इसमें बना के समझाया था उसके बाद देखेंगे अमाशय के बाद कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो अब हम देखेंगे छोटी आंत। अब अमाशय में हमारा भोजन जितना पचना था उतना पच गया, अब जो भी जाएगा कहाँ पे जाएगा, अब छोटी आंत में इसका डाइजेशन हुआ। अब देखिए यहाँ तक अभी किसका किसका डाइजेशन हुआ, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स से थे वो सरल कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हुए थे।
अब उसके बाद अमाशय में जो हुआ था वो प्रोटीन का पाचन हुआ था। प्रोटीन किस में चेंज हुआ था? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। अब हम देखेंगे कि आगे जो भी आगे की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी छोटी आंत थी, डायग्राम में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं। इसके भी कई सारे पार्ट हमने उसमें आपको समझाया था, कहाँ पे किसका क्या कार्य होता है, कहाँ पे कौन सा होता है, कहाँ पे भोजन का पाचन होता है, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली हम इसका फंडा क्या है, सिर्फ आपको रिविज़न करवाने का। जो हम उसी करें, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर टाइम बहुत बर्बाद होगा। ठीक है, तो आपको बस रिवीजन करना है। छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, और छोटी आंत में जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला छोटी आंत का पार्ट आता है, यानी कि कह सकते हैं कि इससे पहले आप देखेंगे छोटी आंत जैसे स्टार्ट होती है उससे पहले आप देखेंगे तो इसमें आप लीवर पढ़ाया गया है। ठीक है, यानी कि लीवर पढ़ाया गया था, और लीवर में हमने बताया था आपको कि क्या पाया जाता है? पित्ताशय। लीवर में क्या उपस्थित होता है? पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लडर। तो उस गाल ब्लडर से कह सकते हैं, गाल ब्लडर यानी पित्ताशय से जो रस निकलता है उसे कहते हैं पित्त रस। ठीक, जैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या निकलता है पित्ताशय से? पित्त रस। अब जो ये बाइल जूस होता है यानी कि पित्त रस होता है, ये क्या करता है? अब आपसे कह दिया जाए जैसे कि इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो इसके बाइल जूस के साल्ट होते हैं, कुछ इसके पिगमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाइल जूस यानी कि पित्तरस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे कि पित्तरस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जब इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसका कार्य क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जो बाइल जूस होता है इसका कार्य ये होता है कि अभी तक जो भोजन हमारा था स्टमक में, जो उसका माध्यम अम्लीय था, ये जो बाइल जूस होता है इस उस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, यानी कि बेसिडिक बनाता है। और अभी तक वो क्या था? अम्लीय था, यानी कि एसिडिक था। अब ये माध्यम क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? छोटी आंत में ही जाने से पहले हमारा पित्ताशय यानी कि लीवर होता है, उस लीवर में उपस्थित होता है पित्ताशय, और उसी पित्ताशय से निकलता है क्या? पित्तरस यानी कि बाइल जूस। और बाइल जूस का कार्य क्या होता है कि जो माध्यम, भोजन का माध्यम जो अम्लीय था उसे किस में परिवर्तित करता है? क्षारीय माध्यम में बदल देता है। ठीक, अब जैसे ही भोजन अब आगे बढ़ेगा इसमें फिर मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए जैसे इसके आगे डायग्राम में आप देखेंगे तो पित्ताशय से ही क्या होता है, इसके आगे जैसे देखेंगे यानी कि लीवर के आगे आपको एक ग्लैंड्स मिलेगी जिसे हम कहते हैं अग्न्याशय। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसलिए एक बार आप नोट्स, बार बार मैं यही कहता हूँ कि एक बार अपनी नोट्स पढ़िए, उसके बाद इसे समझिए, या देखने के बाद उसे पढ़िए फिर उसके बाद देखिए, तब ये आपको क्या होगा? ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और डायग्राम ज़रूर से ज़रूर देख कर पढ़िए। डायग्राम बना लीजिए आप अपनी कॉपी में, नोट्स बुक में, और उसी से देखिए तब पढ़िए। ठीक, क्योंकि आप यहाँ समझेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको डायग्राम बनाकर समझेंगे तो उसमें कहीं ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो अग्न्याशय होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। अब जैसे हमने कहा कि स्टमक में क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उनसे कौन सा रस निकलता था? कैसे थे आप कि गैस्ट्रिक जूस निकलता था। उसके बाद पित्ताशय यानी कि जो होता है गाल ब्लैडर, उसमें भी कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। उसका कार्य क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का कार्य क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि अग्न्याशय जो होता है इसमें
पाई जाती हैं, यानी कि ये कौन सा रस निकाल यानी कि स्रावित करेगा, कह सकते हैं आप ये करेगा अग्न्याशयिक रस, या कह सकते हैं इंग्लिश में इसे कहेंगे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अग्न्याशयिक रस निकालेगा। अब जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है, देखेंगे इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उन एंजाइमों का कार्य क्या होता है। ठीक, अग्न्याशयिक रस। अब देखेंगे कि जो अग्न्याशयिक रस होता है उसमें 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, यानी कि कह सकते हैं शामिल कितने एंजाइम होते हैं अग्न्याशयिक रस में, 3। पहला कौन सा है ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा है लाइपेज, और तीसरा कौन सा है एमाइलेज। अब हम देखेंगे कि इनमें जो ये तीनों एंजाइम हैं ये किस किस पर कार्य करते हैं और किस किस का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारी प्रोटीन्स पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हम पीछे पढ़े थे कि कुछ प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, स्टमक में। कौन सा एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम से। किस एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम से हमारे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया था। तो अब ये जो बची हुई प्रोटीन्स थी, या कह सकते हैं जो भी पेप्टोन्स, जो प्रोटीन का पाचन हुआ था किस में हुआ था, पेप्टोन्स में, और जो पेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स, इन पे कौन कार्य करेगा, ट्रिप्सिन कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करेगा। और जो प्रोटीन होती है इसे मुख्य रूप से किस में डाइजेस्ट करता है, अमीनो अम्ल में। किस में डाइजेस्ट करेगा, अमीनो अम्ल में डाइजेस्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का लास्ट डाइजेस्ट क्या है, फूड मटेरियल जो होता है लास्ट डाइजेशन कह सकते हैं क्या, तो वो क्या बताएंगे आप, अमीनो अम्ल बताएंगे। क्या बताएंगे, अमीनो अम्ल। ठीक, उसके बाद देखते हैं लाइपेज जो होता है ये हमारी वसा पर कार्य करता है, यानी कि हमारे फैट जो होते हैं, जो हम लोग घी, तेल कह सकते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं इसे, वो चीज़ होती है उस पर क्या होता है, फैट होता है, उस पर कार्य करता है। और इस वसा पर कार्य करके इसे बदलता है फैटी एसिड में, किसमें बदलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसे बदलता है। कौन इस पे कार्य करता है वसा पर, लाइपेज एंजाइम, और उसमें उसे किस में परिवर्तित करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। उसके बाद आता है हमारा एमाइलेज, और एमाइलेज जो होता है ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे कार्य करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स को ये चेंज करता है किसमें, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें चेंज करेगा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि इसका जो एमाइलेज है ये एंजाइम सलाइवा में, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स से जो रिलीज होती है सलाइवा, उसमें भी प्रेजेंट होता था। वहाँ पे स्टार्च जो हमारा क्या, स्टार्च का डाइजेशन करता था। और स्टार्च जो था वो था क्या, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स था। क्या था, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स था। और जटिल कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को ही एमाइलेज किस में परिवर्तित करता था, सरल कार्बोहाइड्रेट्स यानी माल्टोज, सुक्रोज में। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है उसका पाचन जो होगा वो होगा ग्लूकोज में, या आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सरल कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं में, सरल कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में। अब सरल कार्बोहाइड्रेट्स के अणु क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सुक्रोज, सुक्रोज कह सकते हैं, माल्टोज कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आदि भी होते हैं, ईटीसी या आदि और भी होते हैं जो हमारे सरल कार्बोहाइड्रेट्स अणु हैं। तो इस प्रकार से छोटी आंत के हमने बताया कि
जो अग्न्याशयिक रस होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं आपको, छोटी आंत के पहले भाग जो होता है, इसका पहला भाग होता है उसका नाम दिया जाता है ग्रहणी, ड्यूडीनम नाम दिया जाता है, यानी ग्रहणी कहा जाता है उसे। और इसी ग्रहणी में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी अग्न्याशयिक रस रिलीज होता है, उसमें ये एंजाइम यानी ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसी छोटी आंत में इतना भोजन यानी कि इसके बाद भोजन आगे बढ़ेगा और फिर इसके दूसरे पार्ट में पहुंचेगा, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत का ही भाग होता है शेषांत्र में। भोजन हमारा कहाँ पहुंचेगा, ग्रहणी के बाद भोजन पहुंचेगा हमारा शेषांत्र में। इलियम में भोजन पहुंचता है। ठीक है, अब इस छोटी आंत के शेषांत्र भाग में, या अब कह सकते हैं अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अग्न्याशयिक रस जो होता है यानी कि पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसमें जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो भी हमारे भोजन का डाइजेशन हुआ था वहाँ तक हम पढ़े थे। अब जो छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसमें भी क्या होती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, अभी तक जैसे हमने पढ़ा पैंक्रियाटिक जूस किससे रिलीज होता था, पैनक्रियाज से, या पैनक्रियाज से रिलीज होता था। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो इसी प्रकार से जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं हमारे, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं ये भी रिलीज करती हैं किनका, इंटेस्टाइनल जूस का। किसका सिक्रीशन करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस का। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसमें कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, किस पर वो कार्य करते हैं। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है इसमें देखेंगे एंजाइम जो इससे रिलीज होते हैं, पहला होता है सुक्रेज, ठीक, दूसरा माल्टेज, तीसरा लैक्टेज। ठीक, सुक्रेज, माल्टेज, एंजाइम रिलीज होता है, माल्टेज और लैक्टेज। अब जो सुक्रेज होता है ये कार्य करता है सुक्रोज पर। ठीक है, सुक्रोज पर कार्य करता है और इसे परिवर्तित करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम जो होता है ये कार्य करता है माल्टोज शर्करा पर और इसे परिवर्तित करता है ग्लूकोज में। और लैक्टेज जो एंजाइम होता है ये कार्य करता है लैक्टोज शर्करा पर कार्य करता है और इसे परिवर्तित करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख्य रूप से सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, देख सकते हैं आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये भी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये इनके सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल अणु होते हैं, जो क्या करते हैं, ये इन्हीं को क्या अब क्या मान लीजिए इन्हें क्या किया जाएगा। अब जो हमारे ग्लूकोज या कह सकते हैं फ्रुक्टोज या कह सकते हैं गैलेक्टोज जो होते हैं, इन्हीं को संग्रहित किया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इन्हीं को संग्रहित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पर इस पे आता है, यानी कि हमारी छोटी आंत में ही एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं
अमीनोपेप्टिडेज। अमीनोपेप्टिडेज अमीनोपेप्टिडेज जो होता है ये कार्य करता है अमीनो एसिड में, या कह सकते हैं अमीनो अम्ल में। और अमीनो अम्ल किसका परिवर्तित रूप था? आप कह सकते हैं ये प्रोटीन का। प्रोटीन का लास्ट मुख्य रूप से किसमें पची थी? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। अब जो अमीनो पेप्टिडेज एंजाइम होता है ये कार्य करता है अमीनो अम्ल पर और इसे परिवर्तित कर देता है। यानी कि अमीनो अम्ल क्या है? ये भी एक प्रोटीन ही होता है, यानी कि प्रोटीनों से मिलकर ही बना होता है। इसे परिवर्तित करता है ये भी किसमें? प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में इसे भी डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि हम इन सभी तत्वों को क्या कर सकें? अपनी शरीर में कलेक्ट यानी कि संग्रहित करके रख सकें। और हमें जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन्हीं सबको हम क्या करते हैं? ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन में कह सकते हैं आप, जब हम श्वसन पढ़ाएंगे आपको वहाँ पे बताया जाएगा किस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके ही हमारा शरीर क्या करता है? अपने बॉडी में इन्हें कलेक्ट करके रखता है। और जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इनका ऑक्सीडेशन होता है और उस यानी कि ऑक्सीकरण होता है और उसी ऑक्सीकरण के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो छोटी आंत के शेषांत्र भाग तक ही हमारे भोजन का पूरा डाइजेशन हो चुका होता है। अब वो जो भोजन होता है ये आंत के सबसे लास्ट भाग में पहुंचता है, सबसे लास्ट भाग में पहुंचता है। और वहां पर भोजन का जो भी पहले से ही आपको देखें भोजन पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। और भोजन डाइजेस्ट होने के बाद पूरा बताया अभी कि छोटी आंत के लास्ट पार्ट में जाता है। और उस लास्ट पार्ट में भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है। अब भाई भोजन पूर्ण रूप से पच चुका है यानी कि डाइजेस्ट हो चुका है, तो इसे इकट्ठा भी तो किया जाएगा, है कि नहीं? इसे क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा। और इकट्ठा करने की क्रिया जो होती है उसे किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? अवशोषण के द्वारा किया जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा किया जाता है। जो हमारी छोटी आंत होती है उस छोटी आंत में यानी उसके छोटी आंत के लास्ट पार्ट में कुछ ऐसी रोम संरचनाएं यानी कि दीर्घ रोम की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। इंग्लिश में इसे कहा जाता है विलई। इन्हें कहा जाता है विलई। और इन्हीं ये कुछ अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं में होती हैं। और इन्हीं विलय में जो होता है हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं इन्हीं में होती हैं। और इन्हीं में फूड मटेरियल क्या एक्सचेंजेज होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं के माध्यम से इसका अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि फूड जो होता है जो भी तत्व होते हैं इसका क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। और इन्हीं विलय के माध्यम से जो हमारा अब्जॉर्प्शन हुआ है जिस तत्व का, ये पहुंचता है हमारे ब्लड में और ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेशन में कि किस प्रकार से इसका एक्सचेंजेज होता है। यहाँ पर ये समझना है आपका अवशोषण क्या है कि जो चीज़ें पच चुकी हैं, डाइजेस्ट हो चुकी हैं, उनमें से डाइजेस्ट हुए पाचन जो भी हमारा भोजन डाइजेस्ट हुआ है उसमें से जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, यानी आवश्यक चीज़ें आप अब जान सकते हैं क्या हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज यानी अमीनो एसिड के जो भी तत्व हैं वो सारे क्या हैं? आवश्यक हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन होगा। और जो सारी चीज़ें क्या है? बहुत सारी चीज़ें हानिकारक भी होती हैं हमारे शरीर के लिए, तो उनका क्या होगा? बहिक्षेपण कर दिया जाएगा। उनका बहिक्षेपण कर दिया जाएगा यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट यानी कि छोटी आंत से डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कैसे प्रोसेस होता है उसका। तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है भोजन का किसके द्वारा? रसांकुर के द्वारा, यानी विलय के द्वारा ही भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब छोटी आंत में सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, यानी कि भोजन का पाचन भी छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण जो होता है ये भी हमारी छोटी आंत में लास्ट भाग तक
पूरा हो जाता है। अब बारी आती है बड़ी आंत की। देखिए बड़ी आंत जो हमारी होती है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है और लगभग पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण भी हमारा छोटी आंत में पूरा हो जाता है। तो फिर बड़ी आंत जो पचा हुआ भोजन यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी भोजन होता है वो छोटी आंत से भेज दिया जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन में जो हमारा भोजन डाइजेस्ट हुआ था उसमें से जो जल होता है, कह सकते हैं जो वाटर होता है, उसका सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे बड़ी आंत से होता है। किसका एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, वाटर का, यानी कि जल का, जो हमारा पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे कि बड़ी आंत से। ठीक है, तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, और फिर इसके बाद अवशोषण, वाटर का जो अवशोषण हो जाता है, तो ये बड़ी आंत के लास्ट पार्ट यानी कि एक लास्ट पार्ट इसका पाया जाता है जिसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय जो होता है वहाँ पे ये भोजन को भेज दिया जाता है और भोजन वहाँ पर कुछ देर तक रुकता है और उसके बाद फिर एनस एनस के द्वारा इसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे डाइजेशन में। ठीक है, कहाँ पे किस चीज़ का डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप एक बार फिर वीडियो देखेंगे, पहले आप नोट्स पढ़ेंगे फिर वीडियो देखेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको बताना था मुझे कि आज काफ़ी दिन बाद क्लास चली है आप लोगों की, यानी कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी दिन बाद अवेलेबल हुआ है। इसके लिए मुझे खुद ही बहुत खेद है, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था, काम थोड़ा ज़्यादा था, तो वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। लेकिन अब आज से शायद आपकी रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।